देखेंगे हमने जब सीवियरिटी ऑफ शॉक थे 3 स्टेजेस पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म से ठीक हो रहा था, देन प्रोग्रेसिव जो कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म से ठीक नहीं हो रहा था। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव विशियस साइकिल बन रहा था। और जो तीसरा स्टेज था इसको इरिवर्सिबल या रिफ्रैक्टरी बोल रहे थे, जिसमें कुछ भी कर लो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो अब हम देखेंगे सेकेंड फेज का जो प्रोग्रेसिव स्टेज है उसमें अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो बॉडी कैसे एक पॉजिटिव विशियस साइकिल चलाने लगती है। एंड दैट पॉजिटिव विशियस साइकिल क्या करता है, हमको और ज़्यादा बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटोरिएट करने लगता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोरोनरी ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या है, वो ब्लड फ्लो जो कि हमारे हार्ट को ही सप्लाई करिए। हमारे हार्ट जो है वो पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई सब करती है, लेकिन हमारे हार्ट को कौन सप्लाई करता है, दैट इज एंटायरली अ कोरोनरी सर्कुलेशन सिस्टम। तो हमारा सबसे पहले हम अगर हार्ट से स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही हमको शॉक है ना, जैसे शॉक हुआ तो हो गया क्या, जैसे ब्लड प्रेशर 50 mmHg से कम हुआ, नॉर्मल अगर देखो तो अगर ब्लड प्रेशर 50 mmHg से कम हुआ तो क्या होगा कि कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो गया मतलब उस पार्ट में क्या हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया तो क्या हो गया, इस्चीमिया। अब इस्चीमिया के कारण क्या होगा, पहली बात तो इस्चीमिया लेटर स्टेज में इट विल लीड टू नेक्रोसिस या इन्फ्रैक्शन। लेकिन अब इस्चीमिया हो गया तो ब्लड फ्लो कम हो गया तो उस एरिया का जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उस एरिया का जो मसल है उसमें क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया। तो मायोकार्डियल, सिंपल सी बात है, जैसे ही कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हुआ तो मायोकार्डियल इस्चीमिया होने से क्या हो गया, हमारा जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो गया। और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन कम होने से क्या हो गया, हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो गया। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट हमारा क्या हो गया, कार्डियक फेलियर, मतलब हार्ट का फेलियर। ठीक है। दूसरा हमको मिलता है ब्रेन में। ब्रेन में होता क्या है कि 10 मिनट से ज़्यादा अगर हमारा ब्लड प्रेशर इस से कम रहा, 50 mmHg से कम रहा, तो होता क्या है कि ब्रेन में इस्चीमिया मतलब ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो गया ब्रेन में, जिसके कारण क्या होगा, वेसोमोटर सेंटर की एक्टिविटी फेल हो गई। वेसोमोटर सेंटर की एक्टिविटी क्या करता क्या है कि मेनली इसका काम होता है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एक प्रॉपर एक एडिक्वेट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन लगा के रखना। तो जैसे ही क्या हो, वेसोमोटर सेंटर की एक्टिविटी फेल हुई तो हमारा क्या हो गया, वेसो डायलेशन बढ़ गया। वेसो डायलेशन बढ़ गया तो वीनस पूलिंग होने लगा। तो वीनस पूलिंग के कारण क्या हो गया, हमारा वीनस रिटर्न कम हो गया। ठीक है। और अगेन वीनस रिटर्न कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया। कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो उस पेशेंट में कार्डियक फेलियर। ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास क्या है कि तीसरा हो सकता है कि प्रोलॉन्ग सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। अगर सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बहुत देर तक बढ़ा हुआ है तो क्या होगा हमारा, तो होगा क्या, देखो अब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ा हुआ है तो जो हमारे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स है या वैन्यूल्स है, इनमें क्या होगा, स्पैज्म होगा। स्पैज्म के कारण हमें 2 इफेक्ट मिल सकता है, एक तो सिस्टमिक और एक इफेक्ट मिल सकता है हमको जीआईटी में। अगर सिस्टमिक की बात करें तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, मेटाबोलाइट्स का एक्यूमुलेशन होगा। मेटाबोलाइट्स में भी आते हैं हिस्टामिन, साइटोकाइनिन, रेडिकाइनिन, इंकेफेरिन। तो इससे क्या होगा, जैसे ही वो हो गया हमारा क्या, जैसे ही मेटाबोलाइट का एक्यूमुलेशन हुआ तो हिस्टामिन रिलीज हुआ। हिस्टामिन ने क्या करवाया, वेसोडाइलेशन। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर है तो फिर से वेसोडाइलेशन करवाया तो क्या हो गया हमारा, वीनस पुलिंग से वीनस रिटर्न कम हो गया। वीनस रिटर्न कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम, कार्डियक आउटपुट कम तो कार्डियक फेलियर कम। ठीक है, कार्डियक फेलियर हो गया। अब अगर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ गई तो वही सेम चीज़ है, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो गया कि जो फ्लूइड है उधर उसका शिफ्टिंग होने लगा। फ्लूइड के शिफ्टिंग के कारण क्या हो गया, हमारा फिर से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, वीनस रिटर्न कम हो गया। वीनस रिटर्न कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम, और कार्डियक आउटपुट कम तो हमारा क्या हो गया, कार्डियक फेलियर। अब हमारा एक और जिसमें पोर्शन बच गया, इफेक्ट ऑफ जीआईटी वाले को मैं ऐसे समझ लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ जीआईटी वाले में क्या होता है कि जैसे ही जीआईटी में हाइपोक्सिया हो, मतलब ऑक्सीजन सही नहीं पहुंचा, तो हमारा जो जीआईटी का म्यूकोजा है वो क्या हो गया, डैमेज होना, डिटोरिएट होना शुरू हो गया। तो जिसके कारण क्या हो गया, हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो सर्कुलेशन में आने लगे। अब सर्कुलेशन में आने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने टॉक्सिन से अपने एंडोटॉक्सिन्स रिलीज किए। अब वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करे तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या करवा दिया, वेसोडाइलेशन करवा दिया। फिर से वही वेसोडाइलेशन से क्या हो गया, हमारा वीनस रिटर्न, और वीनस रिटर्न कम हो गया, वीनस पुलिंग, वीनस रिटर्न कम हो गया। और दूसरा उन्होंने क्या करवा दिया, दूसरा इफेक्ट वो क्या करते हैं, कार्डियक डिप्रेशन करा देते हैं। और कार्डियक डिप्रेशन के कारण क्या होता है, डायरेक्टली हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है एंड दैट लीड टू कार्डियक फेलियर। तो ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक साइकिल का मैकेनिज्म है। मेनली आपको 3 जगह कैसे याद रखना है, मेन तो हार्ट और ब्रेन का याद रखना है। उसके अलावा हम सिंपैथेटिक डिस्चार्ज में हम देख सकते हैं कि एक तो हमको नॉर्मल सिस्टमिक, मतलब जितने भी ऑर्गन है उस पर क्या इफेक्ट होता है, और एक हमारा जीआईटी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। तो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इन द शॉक, सेकंड स्टेज ऑफ द शॉक। हम इसके ट्रीटमेंट में देखो तो इसके ट्रीटमेंट में कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हमको रेफरेंस बुक बता दी। सबसे पहला बताती जनरल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को हमको ठंडा रखना है, क्यों, जिससे कि अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है, वॉल्यूम कम हो गया, तो अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा होगा, स्वेटिंग का कंडीशन होगा, तो ऑलरेडी हमारा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, रूम टेम्परेचर केस में हमको क्या करना है, कोल्ड रूम टेम्परेचर रखना है। इसके अलावा जिसका पैर है उसको हम 6/12 डिग्री से उठा देंगे। ट्रेंडलबर्गर साइन के हिसाब से जो हमारा जो पेशेंट है उसके पैर को हम उठा देंगे, जिससे हमारा क्या हो सके, वीनस रिटर्न बढ़ सके। वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिसके कारण इसका मेन रोल किसमें, इसका मेन रोल हमारा है हेमरेजिक और न्यूरोजेनिक शॉक्स में।
दूसरा हमारा रिप्लेसमेंट, जो रिप्लेसमेंट वाला है उसमें हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमको जो देखने को मिलता है वो हाइपोवॉल्यूमिक से शॉक के केस पे मिलता है। उसमें देखो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जैसे एनसीईआरटी बुक बोलना चाह रही है, हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक में क्या होता है, रिप्लेस करते हैं, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। मतलब अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ्यूजन से कर देंगे, और अगर ब्लड और प्लाज्मा दोनों ही नहीं अवेलेबल है तो हम उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, डेक्स्ट्रान यूज़ करेंगे। और जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है उसमें डिहाइड्रेशन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, मतलब जब डिहाइड्रेशन जो के कारण अगर हमको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मिल रहा है तो हम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन या कर देंगे, जिसमें हमको क्या मिलेगा, एक जिसमें हम क्या देंगे, जो पेशेंट है उसमें हम एक बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट एंड विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम उसको इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका तीसरा है ऑक्सीजन थेरेपी। चौथा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एनाफाइलेक्टिक शॉक पे, एनाफाइलेक्टिक शॉक हमने पढ़ा था कि एलर्जिक रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन सिंपैथेटिक ड्रग, जिसमें दो इंपॉर्टेंट ड्रग है, एक है डोपामिन और एक है एपिनेफ्रिन। डोपामिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डॉक्टर्स, दैट इज दिस इज सिंपैथेटोमायोमेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटोमायोमेटिक मतलब ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाने का काम करेगा। एंड देन सेकेंड इज एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास डोपामिन नहीं होगा। ठीक है, फिर हमको जो बुक है वो बताना चाहती है, रेफरेंस बुक हमको एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिख के देती है कि क्या जो सिंपैथेटोमायोमेटिक ड्रग्स है वो हमारे हेमरेजिक शॉक के उसमें बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो हमारा ऑलरेडी ठीक ठाक है, उसमें हमको वहाँ नहीं, वहाँ पे उसमें हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट एंड द पॉजिटिव फीडबैक साइकिल ऑफ द शॉक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग द ऑल द टाइप ऑफ कॉम्पनसेटरी, दैट इज शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ द शॉक। थैंक यू सो मच।